बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मर डायरीज़ बाय हंज़ला। हम इस लेक्चर में एसिटाइलकोलिन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज़, बाइंडिंग और डिग्रेडेशन के बारे में बात की थी। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले अगर आप एक दफ़ा पार्ट 2 कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का जो पार्ट 2 अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे, अगर वो आप देख लेंगे तो आपके लिए इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। हमने इस टॉपिक के पार्ट 1 में डिस्कस किया था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन के बारे में। आइए हम डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन दोबारा देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स या डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दो तरह के होते हैं, मस्करीनिक और निकोटीनिक। निकोटीनिक में हमारे पास कौन सा आ जाता है? निकोटीनिक एगोनिस्ट। जबकि मस्करीनिक में दो तरह की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ऑन बिहाफ ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उनमें कॉलिन एस्टर्स होते हैं और अल्कलाइड्स होते हैं। अल्कलाइड्स वो होते हैं जो कि प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं और नाइट्रोजनस ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है, जिनमें हमारे पास पिलोकार्पिन, मस्करीन और सेविमिलीन आ जाता है। एक ट्रिक है इसको याद रखने की, PMC, P से पिलोकार्पिन, M से मस्करीन और C से सेविमिलीन। और इसके साथ साथ जो हमारे पास एस्टर्स हैं उनमें हमारे पास मेथाकोलिन, एसिटाइलकोलिन, बेथैनिकोल और कार्बाकोल आ जाती हैं। इसको भी एक याद रखने की एक ट्रिक है जिसको हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, मिस्टर ABC। M से मेथाकोलिन, A से एसिटाइलकोलिन, B से बेथैनिकोल एंड C से कार्बाकोल। तो ये आपको याद रखने की आसानी के लिए मैंने एक ट्रिक बना दिया। अगर आपको ये समझ आती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। Inshallah, we'll discuss pharmacological actions, therapeutic uses, adverse effects और contraindication। स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में एसिटाइलकोलिन की डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि क्लिनिकली, थेराप्यूटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन सी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्लिनिकली या थेराप्यूटिकली। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है ताकि हमारे लिए टॉपिक को समझने में आसानी हो। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी फार्मेसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है और हमें इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जी टर्शरी अमोनियम और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या होते हैं। टर्शरी अमोनियम कंपाउंड्स का मतलब होता है नॉन पोलर, लाइपोफिलिक। लाइपोफिलिक से मुराद ये है कि वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर होने की वजह से हम लाइपोफिलिक ड्रग्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो टर्शरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। अब अगर ये टर्शरी अमोनियम ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करेगा तो इंटर हो जाएगा CNS में और CNS में जाके ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है, एडवर्स इफेक्ट कॉज कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम आ जाता है। इसका मतलब ये क्या होते हैं जी? पोलर इन नेचर होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक हैं तो मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसी तरह ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि ये CNS में भी इंटर नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से इसके जो ADRs हैं बॉडी में वो एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अमोनियम कम हैं। आपको पता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मिमिक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय बाइंडिंग डायरेक्टली टू मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स। तो हम डिस्कस करेंगे एसिटाइलकोलिन को। हम बार बार एसिटाइलकोलिन को हमने एसिटाइलकोलिन पे दो पार्ट में इसमें लेक्चर अपलोड किए हैं क्योंकि एसिटाइलकोलिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसकी क्लिनिकल या थेरेप्यूटिकल इंपॉर्टेंस देखी जाए तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम आगे इसको भी देखते हैं। एसिटाइलकोलिन क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, यानी कि ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं हो सकता, लिहाजा ये CNS में भी इंटर नहीं हो सकता। एसिटाइलकोलिन आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाया जाता है। एसिटाइलकोलिन दोनों मस्करीनिक और निकोटीनिक एक्टिविटी दे रहा होता है। ये क्योंकि मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। अब यहाँ पे जो समझने की बात वो ये है कि एसिटाइलकोलिन को हम क्लिनिकली या थेराप्यूटिकली क्यों नहीं यूज़ करवा सकते। तो इसकी बहुत मेजर रीजंस हैं, दो बहुत मेजर रीजंस हैं। पहली तो ये कि जब हम इसको एडमिनिस्टर करवाते हैं, एसिटाइलकोलिन को हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसने बाइंड होना होता है दोनों के साथ, मस्करीनिक के साथ,
निकोटिनिक के साथ भी, ये दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की एबिलिटी रखता है। तो मस्करीनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर की लोकेशन की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स, हार्ट, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो सीएनएस, एड्रिनल मेडुला, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में पाए जाते हैं। तो बहुत जगह पे ये दोनों रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और इन्हीं दोनों के साथ एसिटाइलकोलिन ने अटैच होना होता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन की वजह से ये अपना जो लीडिंग डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट जो है वो लीड कर रहा होता है, जिससे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम कोई ड्रग दे रहे हैं और वो ड्रग उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस वो जिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है वो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। तो उसने उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके वहाँ पे अगर हार्ट पे प्रेजेंट हैं, स्मूथ मसल यानी कि वेसल्स में प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी उसने कोई ना कोई इफेक्ट देना है, वो साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इन मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से एसिटाइलकोलिन उनके साथ बाइंड करता है और ये एक डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट शो करता है। तो जो मेजर रीज़न है पहली वो ये है कि एसिटाइलकोलिन हम अगर एडमिनिस्टर करवाते हैं तो ये एक डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट शो करेगा। तो इसलिए हम क्लिनिकली या थेरेपेटिकली इसको नहीं यूज़ करवा रहे होते। जो दूसरी मेजर रीज़न है वो ये है कि इस एसिटाइलकोलिन की हाफ़ लाइफ़ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब एसिटाइलकोलिन की हाफ़ लाइफ़ बहुत ज़्यादा कम क्यों है? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किया था मैकेनिज़्म ऑफ एसिटाइलकोलिन में कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो वहाँ पे एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ जो कि एक एंजाइम है वहाँ पे मौजूद होता है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ जो है ये ब्रेक डाउन करवाता है एसिटाइलकोलिन की। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है तो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज़ इसकी ब्रेक डाउन करवाने लग जाता है, उसकी डिग्रेडेशन करवाने लग जाता है इनटू कोलिन और एसिटाइल-CoA, जिसकी वजह से इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है। ऑलमोस्ट 15 टू 20 मिलीसेकंड इसकी हाफ लाइफ होती है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि ये एक्टिव होने के बाद रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर हम इसको यूज़ करवाते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं थेरेप्यूटिकली या क्लिनिकली, तो हमें कोई इसका इफ़ेक्ट भी नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि जैसे ही ये रिलीज़ होगा तो रिलीज़ होने के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट लैक्स थेरेप्यूटिक इम्पॉर्टेंस। जितनी भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्गर है, सिवाय एसिटाइलकोलिन के। एसिटाइलकोलिन का ही हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बाकी जितने भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्गर है। अब अगर हम बात करें कि थेराप्यूटिकली या क्लिनिकली कौन सी ड्रग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनका जो है वो यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमारे पास पाइलोकार्पिन और बिथेनिकोल, ये दो ड्रग्स जो है वो थेराप्यूटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। एक क्विक से रिव्यू कर लेते हैं एसिटाइलकोलिन का। एसिटाइलकोलिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका सीएनएस में इंटर नहीं हो पाती हैं। एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक और ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं। हम इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो क्लिनिकली इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा कम है। उसकी दो बहुत बड़ी वजूहात हैं, वो ये हैं कि एक तो एसिटाइलकोलिन का डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट है और दूसरा इसकी शॉर्ट लाइफ जो है, हाफ लाइफ वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और ये रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जो बाकी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं जिनमें बिथेनिकोल, कार्बाकोल, ये सारी जो हैं इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। थेराप्यूटिकली हम जो यूज़ करते हैं वो पाइलोकार्पिन और बिथेनिकोल। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन के। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? कोलिनर्जिक इफेक्ट को बढ़ा रहा होता है। फॉर एग्जांपल इन कोलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द टाइप ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एसिटाइलकोलिन का हम अगर हार्ट पे इफेक्ट देखें कि इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हार्ट पे क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में एक्टिवेट होता है। तो क्योंकि कोलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पैरा नर्वस सिस्टम जो कि रेस्ट और
डाइजेस्ट कंडीशन में जिसने एक्टिवेट होना है तो हार्ट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, इनहिबिटिंग इफेक्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी जो हार्ट रेट है वो कम होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है, कम होता है, कार्डियक आउटपुट भी और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन भी एक रेस्ट कंडीशन की तरह काम कर रही होती है। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ देखें तो वो एक फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है जिसमें हार्ट पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा होता है और उसमें हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा होता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो रही होती है। सो एसिटाइलकोलिन मिमिक करता है, कॉपी करता है, इन्हेंस करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होता है हार्ट के ऊपर। एसिटाइल तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है और एसिटाइलकोलिन भी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के तौर पे ही काम कर रही है, तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगी, हार्ट रेट को कम करेगी, यानी कि ब्रैडीकार्डिया करवा सकती है, कार्डिक आउटपुट कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एबिलिटी जो है हार्ट की वो भी कम होगी। तो हार्ट पे हम अगर बात करें कि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं एसिटाइलकोलिन के, तो हार्ट रेट को कम करती है, कार्डिक आउटपुट को कम करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है। उसके बाद एसिटाइलकोलिन के ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या एक्शंस हैं। अब अगर हम देखें कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को फॉल कर रहा होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट की कंडीशन में होता है, तो रेस्ट की कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है या कम होता है, लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट की कंडीशन में हमारा बीपी जो है वो बढ़ रहा होता है। तो अगर हम इंजेक्शन देते हैं एसिटाइलकोलिन का तो वो क्या करेगा, वैसोडाइलेशन करवा देगा। वैसोडाइलेशन करवाने की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है इसका, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हमने एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन दिया, उसने क्या किया, M3 रिसेप्टर्स जो कि स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट थे एंडोथेलियल लाइनिंग पे, वो एक्टिवेट हो गए। M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने निकोटीन नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाया। M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाया। नाइट्रिक ऑक्साइड ने फर्दर क्या किया कि प्रोटीन काइनेज जी को प्रोड्यूस करवा दिया। प्रोटीन काइनेज जी ने इनहिबिट करवा दिया फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 को। अब फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 इनहिबिट हो गया, जिसकी वजह से जो मसल्स थे वो रिलैक्स कर गए, जो स्मूथ मसल थे वो रिलैक्स हो गए और उनके रिलैक्स होने की वजह से वैसोडाइलेशन हो गई। वैसोडाइलेशन हुई तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी गिरना शुरू हो गया, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होना शुरू हो गया। एसिटाइलकोलिन का जब हम इंजेक्शन देते हैं तो वो M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाते हैं। M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज जी फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 को इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं। स्मूथ मसल्स रिलैक्स करने की वजह से, क्योंकि स्मूथ मसल्स हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये वैसोडाइलेशन करवा देते हैं। वैसोडाइलेशन करने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सो इन शॉर्ट एसिटाइलकोलिन ब्लड वेसल्स की रिलैक्सेशन करवाता है, वैसोडाइलेशन करवाता है और अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो इसका ये ब्लड वेसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है। और अगर हम GIT की बात करें कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा एसिटाइलकोलिन का, तो हमें ये पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में काम करता है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, GIT की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि रेस्ट की कंडीशन में हमारा जो GIT है वो अपना वर्किंग कर रहा होता है। तो GIT पे एसिटाइलकोलिन का ये इफेक्ट होगा कि GIT में वो सलाइवरी सिक्रीशन को बढ़ा देगा। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन रेस्ट की कंडीशन में बढ़ रही होती है, तो इसी वजह से एसिटाइलकोलिन क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है, तो ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ा देगा। उसके बाद इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को भी ये इन्हेंस करता है और मोटिलिटी को भी इन्हेंस कर रहा होता है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, जिसमें सलाइवरी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और मोटिलिटी को इंक्रीज करवा रहा होता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन एसिटाइलकोलिन के लंग्स के ऊपर क्या हो सकते हैं। तो लंग्स के ऊपर भी ये एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा होता है। एसिटाइलकोलिन पॉजिटिव इफेक्ट दे रही होती है लंग्स के ऊपर, और वो क्या करती है, इन्हेंस करती है ब्रोंकाइलर को, ब्रोंकाइलर सिक्रीशन को इन्हेंस करती है। अब ब्रोंकाइलर सिक्रीशन के इन्हेंस होने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। एसिटाइलकोलिन का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट लंग्स के ऊपर ये है कि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है मैथकोलिन। मैथकोलिन एक मस्करीनिक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि हम यूज़ करते हैं एस्थमिक पेशेंट में। हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इस ड्रग की, मैथकोलिन की, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी होने की वजह से हम मैथकोलिन को एस्थमिक पेशेंट में यूज़ करवाते हैं। उसके बाद जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट पर एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट हो सकता है। जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये टर्म यूज़ हम करते हैं रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑर्गन को कलेक्टिवली हम ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट पे, ब्लैडर में या जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में एसिटाइलकोलिन क्या करता है, डिट्रूसर मसल्स की टोन को बढ़ा देता है। डिट्रूसर मसल्स की टोन जब बढ़ेगी तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन होने की वजह से यूरिनेशन होगी। आई के ऊपर एसिटाइलकोलिन का ये इफेक्ट है कि एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करता है सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को फॉर नियर विजन, और प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो आई के ऊपर भी एसिटाइलकोलिन जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रखता है। एसिटाइलकोलिन कंस्ट्रिक्शन करवाता है प्यूपल की और स्टिमुलेट करता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को फॉर नियर विजन। एसिटाइलकोलिन का जो 1% सोल्यूशन है वो एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में इंस्टिल किया जाता है ताकि प्रोड्यूस करवाया जा सके मायोसिस को ड्यूरिंग ऑप्थाल्मिक सर्जरी। ऑप्थाल्मिक सर्जरी के दौरान हम एसिटाइलकोलिन का 1% सोल्यूशन देते हैं एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई को, ताकि मायोसिस को प्रोड्यूस करवाया जा सके। ये तो थे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एसिटाइलकोलिन के हार्ट पे ये कैसे काम करता है। हार्ट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, हार्ट रेट को कम करता है, कार्डिक आउटपुट को कम करता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ब्लड वेसल्स को ये वेजोडाइलेशन करवाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। उसके ऊपर इसके अलावा जीआईटी पे इसका जो है वो क्या इफेक्ट होता है, जीआईटी की एक्टिविटी को ये इन्हेंस करता है, जिससे स्लाइवरी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, मोटिलिटी बढ़ रही होती है। इसी तरह लंग्स के ऊपर ये क्या करता है, लंग्स में एसिटाइलकोलिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा होता है। हमारे पास जो बहुत बेस्ट ड्रग है एगोनिस्ट है मैथकोलिन, जो कि हम एस्थमिक पेशेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी है। उसके बाद ब्लैडर में यूज़ होता है, डिट्रूसर मसल्स की टोन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन जो है वो ईजिली होती है। आई के ऊपर ये अपना इफेक्ट देता है और स्टिमुलेट करता है सिली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, और प्यूपल की कॉन्ट्रैक्शन को भी यही देख रहा होता है। उसके बाद हम कुछ एडवर्स इफेक्ट्स देख लेते हैं एसिटाइलकोलिन के। वैसे तो आप सब लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि एसिटाइलकोलिन जो है वो क्लिनिकली हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इन केस हम यूज़ इसको कर लें तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स में हमारे पास मस्करीनिक इफ़ेक्ट में स्वेटिंग हो सकती है, इसके यूज़ करने के बाद स्वेटिंग हो सकती है। स्लाइवेशन, यानी कि हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारा जो है वो स्लाइवा बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाएगा। लैक्रिमेशन हो सकती है, यानी कि आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं अगर हम एसिटाइलकोलिन का यूज़ करते हैं, तो ये इसका मस्करीनिक इफेक्ट है। यूरिनेशन होने लगती है, डायरिया हो सकता है। निकोटीनिक इफेक्ट की बात करते हैं तो मसल वीकनेस हो जाती है, फटीग हो जाती है, ट्रेमर्स हो जाते हैं। ट्रेमर्स क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पार्किंसन डिजीज़, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम ट्रेमर बोलते हैं। सिम्टम्स अगर देखें तो इसमें इनवॉलंटरी मूवमेंट होने लगती है, रिदमिक मूवमेंट होने लगती है, शेवरिंग या शेकिंग होने लगती है हैंड्स की, आर्म्स की, और हेड जो है वो मूवमेंट होती है, हेड की मूवमेंट शुरू हो जाती है, या वॉइस में एक कपकपाहट सी आ जाती है। इसके अलावा अगर हम एसिटाइलकोलिन, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि एसिटाइलकोलिन को हम क्लिनिकली यूज़ नहीं करते, लेकिन इन केस क्योंकि हमारे पास ड्रग तो मौजूद है और एसिटाइलकोलिन हमारी बॉडी के अंदर भी बन रहा है और हमारे पास एसिटाइलकोलिन ड्रग फॉर्म में भी मौजूद है, तो हम अगर इन केस इसको यूज़ करते हैं तो एसिटाइलकोलिन अगर ओवरडोज दे देते हैं तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती है, जिनमें रेस्पिरेटरी फेलियर होने का खदशा होता है और कार्डियक अरेस्ट का भी खदशा हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो वो पेशेंट जिनको
एस्थमा है, या वो पेशेंट जो सर्वाइव कर रहे हैं कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के साथ, या किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, या कोई ऐसा शख्स है जिसको एपिलेप्सी है, तो इन सारे केसेस में हम जो है वो एसिटाइलकोलिन नहीं यूज़ करते। इन सारे केसेस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एसिटाइलकोलिन। दिस इज़ ऑल अबाउट एसिटाइलकोलिन, जिसमें हमने एसिटाइलकोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हमने डिस्कस किया। एसिटाइलकोलिन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इससे आगे जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट रह गई हैं, जिनमें हमारे पास पाइलोकार्पिन, सेविमिलीन है, बेथेनिकोल है, कार्बाकोल है, वो हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि मैं वो सारी ड्रग्स जो है वो एक ही लेक्चर में अपलोड कर दूँ और हमारा ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल कवर हो जाए। इसी के साथ फार्मा डायरीज़ बाय हंसला से मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।